कि जहाँ पे भी आप अपने बेटे का रिश्ता लेने जाएं और उसकी सैलरी 45 और 50 हज़ार के दरमियान हो या उससे कम हो, तो वो उनके यहाँ जाते वक्त ही उनको इन्फॉर्म कर दें कि जी हमारी मौजूदगी में आप कॉल कहीं नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये कॉल सुना जो कि आप सुनेंगे तो आपका रिश्ता हो सकता है कि ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की बहुत सी खबरें हैं जिनमें से मरी का वाक़या सबसे टॉप पे चल रहा है। मरी की वजह से ही दूसरे हादसा जो पाकिस्तान में रोनमा हुए वो पीछे चले गए, उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, हालांकि वो वाक़या वो इससे ज़्यादा हॉरिबल है, खौफनाक है। उस पर हम बाद में भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो एक मशवरा उन लोगों के लिए जो रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं कहीं पे भी, कि जहाँ पे भी आप अपने बेटे का रिश्ता लेने जाएं और उसकी सैलरी 45 और 50 हज़ार के दरमियान हो या उससे कम हो, तो वो उनके यहाँ जाते वक्त ही उनको इन्फॉर्म कर दें कि जी हमारी मौजूदगी में आप कॉल कहीं नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये कॉल सुना जो कि आप सुनेंगे तो आपका रिश्ता हो सकता है कि ना। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के जरिए आटे, दाल, घी और पकाने के तेल की खरीदारी पर मुस्तहिक खानदानों को हर माह 1000 रुपए की खुसूसी रियायत दी जा रही है। अगर आपके घर की माहाना आमदन 50,000 रुपए से कम है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके घर का कोई भी फर्द 8171 पर अपना कौमी शिनाख्ती कार्ड नंबर उस मोबाइल खबर सुनिए जो उसके नाम पर जो आप हर रोज अपने मोबाइल पे सुनते हैं लेकिन फोकस नहीं करते। इसका मतलब कि जी आपका बेटा जिसकी सैलरी 50,000 से कम है वो मुस्तहिक में है, और लड़की वाले आपके बेटे को मुस्तहिक अफराद में होने की वजह से आपको रिश्ता देने से इनकार कर सकते हैं। ये तो थी पहली खबर। दूसरी खबर की तरफ देखते हैं। शाहरुख जुद्दोई और शाजिया वाला जो वाक़या है उसको हम फोकस करें। इस खबर में यह है कि जी उनको कमर के दर्द की वजह से हॉस्पिटल में रखा गया और 2 साल से वो कमर के दर्द में मुब्तला है, तो उनका इलाज हॉस्पिटल में हो रहा है, हालांकि उनकी जगह जेल में है। आप इंसाफ के तकाज़ों को रो रहे हैं कि जी इंसाफ नहीं होता आम आदमी के साथ। कहीं सीमेंट की कीमत का ताल्लुक भी इससे तो नहीं, क्योंकि पैसे कमाए जाएंगे तो आगे दिए जाएंगे। बहरहाल ये तो हमारे यहाँ का अलमिया है कि इंसाफ के तकाज़े ताकतवर के जूते के नीचे। तीसरी खबर, घर में जब आप दाखिल होते हैं किसी के तो पर्दा होता है जिसको आप हटाते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। ये पर्दा ही हुर्मत की अक्कासी करता है, कल्चर की अक्कासी करता है, जो अब कम से कमतर होते जा रहा है, सिर्फ दीवारों पे लटकने के काम आता है। कराची में नेपियर रोड एक गली है जिसमें पहले ज़माने में उनका तो नहीं पता, काफ़ी लोग जाते थे। उनके ज़बानी और किताबों में पढ़ा, मैं खुद नहीं किया, कि जी वहाँ पे गलियों के अंदर कुछ मकान ऐसे हैं दरवाजे जिनमें नहीं है पर्दा लगा है। उन पर्दे वाले दरवाज़ों के आगे पीछे जो मकानात हैं उनमें लोग बेधड़क दाखिल होते हैं, लेकिन ये जो पर्दे वाले मकान है जिसके ऊपर सिर्फ ये लिखा होता है कि जी इस मकान में पर्दा है, तो बड़े से बड़ा बदमाश भी उस मकान में दाखिल नहीं हो सकता। ये है पर्दे की पावर। तीसरी खबर, मरी के वाक़े को देख लेते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जी हमने कमीशन बनाना है और सबके साथ इंसाफ होगा। जुर्म मरी वालों का यह है कि जी उन्होंने ज्यादती की, लोगों के साथ
उनकी भूख का फ़ायदा उठाया और कम कीमत वाली अशिया को महंगे दामों को दिया। यहाँ तक कि अंडा भी 1000 और 2000 रुपये का एक एक अंडा उनको दिया गया। अगर तो हम गवर्नमेंट के बयान को सही समझें तो उन वजीरों के बयान का क्या जिन्होंने कहा कि जी गैस हम महंगी देंगे, सस्ती तो दे ही नहीं सकते क्योंकि शॉर्टेज है। तो हुकूमत के लिहाज से हर वो चीज़ जो शॉर्ट होगी वो महंगी होगी। तो रास्ते तो आपने खुद दिए, जवाब यही है। अगर उनके साथ ये होता है तो जो खाने पीने की अशिया को महंगी बेचते हैं, गैस को महंगा करने का सोचते हैं, क्या वो भी मुजरिम नहीं? कोरोना ओमिक्रॉन सब उसमें सोच रहे हैं। शुक्र है कि जी उसका लंग्स के ऊपर अभी तक इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। इंटरनेशनल स्टडी में 2% या 3% रेस्पिरेटरी के केसेस हैं, अदरवाइज ज़्यादातर केसेस जो हैं वो कोल्ड और फ्लू के साइन के साथ हैं। लेकिन हम फिर भी पैनिक हो रहे हैं। पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं कि जी ठंड भी लग रही है, गला भी ख़राब हो रहा है, तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? अगर हुआ भी है तो भाई नज़ला ज़ुकाम, गले में खराश है, रेस्ट करो। क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि जी जो क्रिकेट का मैच होगा उसमें 8 अफराद तक, टीम के अंदर फिर 11 मेंबर्स होते हैं, उनमें से अगर 8 तक को भी कोविड होता है तो वो टीम रह सकती है। 8 अफराद से ज़्यादा अगर किसी को कोरोना होगा, मतलब 9 एक टीम के अंदर अफराद कोरोना से पॉजिटिव होंगे तो वो टीम को बाहर भेज दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। यानी कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं जितना हम पहले होते थे। हाँ, पैनिक किससे होना है? ये खबर एक आपने देखी है। इस खबर के मुताबिक जो अपकमिंग वायरस है, जो आने वाला वायरस है, वो डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन डेल्टा क्रोन के नाम से शायद जाना जाएगा। बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी डिनाइल फेज के अंदर हैं, लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने और जो इंस्टीट्यूट जिसमें इन्वॉल्व है, उनका ये दावा है कि जी हमने हॉस्पिटल से जो कलेक्शन ली है उसमें 25 अफराद के अंदर ये वायरस पाया गया है डेल्टा क्रोन का, और ये सारे शदीद तर हैं। मतलब इनमें जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो भी इसी के हवाले से हैं। उसमें डेल्टा के भी जेनेटिक चेंजेस, जीनोम्स पाए जा रहे हैं, और ओमिक्रॉन के भी जीनोम्स पाए जा रहे हैं। इसलिए ये तेज़ी से फैल भी रहा है और क्रिटिकल भी लोगों को कर रहा है कि वो हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं, तो इधर इसलिए हॉस्पिटल में रश बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सवाल से हर दफ़ा यही किया जाता है जब भी कोई नया वेरिएंट आता है कि जी कब तक चलेगा, कोरोना वायरस कब तक रहेगा। कोरोना वायरस को ख़त्म होने के लिए जो मेरी अपनी परसेप्शन है कि हमें एक आलमी जंग की ज़रूरत है, जो आसार नज़र आ रहे हैं कि आगे साल, 2 साल, 5 साल के अंदर एक तीसरी आलमी जंग छिड़ेगी। उसका कोरोना पे क्या इफेक्ट आएगा, उसको समझने के लिए ये समझिए कि एक वेरिएंट एक कंट्री में आता है, वहाँ से फिर के दूसरे में जाता है, फिर नए सिरे से तमाम लोगों के साथ उसका रवैया वही हो जाता है, लोग खौफ में पड़ जाते हैं। तीसरी आलमी जंग होगी, जहाज बैंड हो जाएंगे, एक मुल्क से पैसेंजर दूसरे मुल्क नहीं जा सकेंगे। तो जब वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकेंगे तो वेरिएंट एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। वेरिएंट जिस कंट्री के अंदर है उधर ही वो सबसे होते हुए, गुजरते हुए, सबको इम्यून करते हुए ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आलमी जंग भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले शुरू की वीडियोज़ में कहा कि 2 करोड़ अफराद का जो है वो ज़्यादा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दुआ में याद रखिए, अपने कमेंट्स लाजमी शेयर कीजिए। जाते जाते एक सवाल आप लोगों के साथ, चाय से पहले हिंदुस्तान में हम क्या करते थे? चलिए थोड़ा सा दूसरा भी कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है।
हिंदुस्तानियों ने सबसे पहला इंग्लिश का लफ्ज कौन सा सीखा? मेरे ख्याल में तो यस सर ही सीखा। आप क्या समझते हैं? आपकी दुआओं का तालिब डॉक्टर फैसल इमाम।